बीते एक सप्ताह से एक मुद्दा है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और वो मुद्दा है हमारे साथी, मेरे प्रिय मित्र और बस्तर में मेरे जोड़ीदार, बस्तर जनसंघ के संस्थापक मुकेश चंद्राकर की हत्या। ये हत्या इतनी विभत्स थी और इतनी दुखदाई थी कि इसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है और एक नया मुद्दा भी उठ गया है कि क्या वाकई में बस्तर के पत्रकार सुरक्षित हैं या नहीं। या इससे पहले ये बात आती थी कि बस्तर के पत्रकारों को माओवादियों से खतरा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये तो यूपी और बिहार की तर्ज पर ठेकेदारों से अब बस्तर के पत्रकारों को खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। और इस पर कई लोगों ने कई तरह से खबरें बनाई और पत्रकारों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और उस वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक इस मुद्दे को पहुँचना चाहिए था, जन जन तक, हर एक व्यक्ति के जेहन तक। और यही वजह है कि सरकार ने भी इसको हल्के में नहीं लिया और सरकार ने पूरी तत्परता से इस पूरे मामले को जांच में लिया है और एक 11 सदस्यीय एसआईटी की टीम का गठन किया गया। और 11 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन जिसका नेतृत्व एक यंग आईपीएस मयंक गुर्जर के द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा आज एक प्रेस नोट जारी किया गया है। हालांकि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे जो प्रिय मित्र रहे मुकेश चंद्राकर और जो अब केवल यादों में हैं, उनकी हत्या मेरे लिए खबर नहीं, मेरे लिए व्यक्तिगत नुकसान है। लेकिन पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर उनकी हत्या हुई कैसे होगी और उसके मामले में क्या हो रहा है, क्या जो दोषी हैं उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं। कई लोगों का ये भी कहना है कि देखना, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, करोड़पति हैं, पैसे के दम पर वो इस पूरे मामले से अपने आप को बचा ले जाएंगे और अपने मुंशी के ऊपर हो सकता है कि पूरा मामला डाल दें। अब सभी की निगाह टिकी हुई है इस पूरे मामले को लेकर कि जांच होगी कैसे और जांच में क्या कुछ होगा आगे चलकर। तो आज एसआईटी की टीम ने एक 51 बिंदु का एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें उन्होंने पूरे बिंदुवार तरीके से बताया कि अब तक की जांच में उन्हें क्या मिला है और क्या कुछ हुआ था, कैसे हत्या हुई, सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। तो मुझे लगा मुझे अपने दर्शकों को भी लगातार अपने मित्र के हत्या की जानकारी से अपडेट करते रहना चाहिए ताकि पूरे देश को भी पता चलता रहे। तो मैं आपको उस पूरे 51 बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से लाइन से उसे पढ़कर बताऊंगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो जो प्रेस नोट है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखता रहे ताकि जो मैं बता रहा हूं आप खुद भी पढ़ें और आप भी समझ सकें कि हत्या कैसे हुई और एसआईटी की जो टीम है वो जांच में अब तक पहुंची कहाँ है। 6 पन्ने का ये प्रेस नोट है जिसमें 51 बिंदु पे एसआईटी ने ये जांच का जो उन्होंने जो जांच किया है वो भेजा है प्रेस नोट। और इसमें उन्होंने लिखा है कि जिला बीजापुर के पत्रकार स्वर्गीय श्री मुकेश चंद्रकार हत्याकांड के संबंध में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी द्वारा की गई कार्यवाहियों का मिनट टू मिनट डिटेल्स, जिसमें उन्होंने लिखा है, बिंदुवार है कि दिनांक 2/1/2025 की शाम 8:10 बजे एनडीटीवी के पत्रकार श्री मुकेश चंद्रकार के दिनांक 1/1/25 की शाम 8 से 8:30 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बड़े भाई श्री युकेश चंद्राकर के द्वारा कुछ पत्रकार साथियों के साथ आकर थाने में दर्ज कराया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के दौरान संक्षिप्त पूछताछ पर मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बीजापुर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी डिटेल बताया गया। उनके द्वारा तत्काल गुमशुदा श्री मुकेश चंद्राकर की पतासाजी हेतु साइबर सेल की टीम व अतिरिक्त अधिकारियों व जवानों को लगाया गया। पुलिस टीम के द्वारा स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर के सभी नंबरों के लोकेशन लेने का प्रयास किया गया पर सभी नंबर बंद आ रहे थे। लास्ट लोकेशन चेक करने पर नंबर अलग अलग जगह जैसे नूकनपाल, जांगला सेक्टर जो कि भैरमगढ़ की ओर है। पुलिस द्वारा तुरंत ही पर्याप्त बल लेकर कुछ पत्रकार साथियों के साथ लेकर उन स्थानों की सर्चिंग जारी की गई पर कुछ मिला नहीं। गुमशुदा जो मुकेश चंद्राकर हैं उनके भाई युकेश के द्वारा जीमेल पर अपडेट हुए लास्ट लोकेशन को बताया गया जो चट्टानपारा स्थित बाड़े का था। देखिए, खास बात इसमें है कि पुलिस जांच कर रही है लेकिन और पुलिस सहयोग कर रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारी पुलिस के पास इतनी अत्याधुनिक तकनीक है लोकेशन सर्च कर पाने की, उसके बावजूद सर्च नहीं कर पा रहे थे और उनके पास जो सर्चिंग के बाद जो लोकेशन आ रहा था वो जांगला या नूकनपाल अलग अलग इलाकों की आ रही थी और एसआईटी टीम ने इस बात को स्वीकार किया। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक जो पॉइंट आए हैं उसमें एसआईटी टीम बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस बात को उन्होंने साफ तौर पर लिखा है अपने इस बिंदु पर
कि गुमशुदा के भाई युकेश के द्वारा जीमेल पर अपडेट हुए लास्ट लोकेशन को बताया, जो चट्टान पारा स्थित बाड़े का था। ये बात पहले दिन से युकेश बार बार जिक्र कर रहा है कि भैया हमने जीमेल के आधार पर जो लोकेशन निकाला है वो चट्टान पारा का दिख रहा है। तो आप सोचो कि पुलिस के पास जो यंत्र हैं लोकेशन जांच करने की, वो कितने अपडेट हैं। एक सवाल भी खड़ा होता है, पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक वहां पर बल व कुछ पत्रकार साथियों के साथ जाकर बाड़े का पूरा एरिया सर्च किया गया। बाड़े में कुल 17 लेबर कमरे बने हुए थे जिन पर ताले लगे हुए थे। ताला खुलवा कर चेक करने हेतु बाड़े के ऑनर सुरेश चंद्राकर को फोन करके बाड़े की चाबी लाने हिदायत दिया गया, जो उस समय भैरमगढ़ में होना बताया। उसके आने के बाद उनके समक्ष बाड़े के सभी कमरों को खुलवा कर चेक किया गया, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। सारे काम निपटा कर वहां पर सारे सबूत को मिटा दिया गया था, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। ये बात मैं बोल रहा हूँ। बाड़े में नए बने सेप्टिक टैंक के फ्लोरिंग के बारे में पूछने पर सुरेश चंद्रकार ने बाथरूम के रेनोवेशन का कार्य जारी होना बताया, क्योंकि वहां पर वो जो टंकी, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एकदम टंकी देखिए, उसके ऊपर एकदम नया फ्लोरिंग किया हुआ है। और इसको लेकर ही हमारे जो वहाँ के साथी हैं, पत्रकार साथी, उनके दिमाग में सबसे पहले शंका आई कि आखिर इसके ऊपर फिर से फ्लोरिंग क्यों की गई। जब आखिरी लोकेशन मुकेश की वो बाड़े के आसपास दिखाई जा रही है और सेप्टिक टैंक के ऊपर पूरी तरह से नया फ्लोरिंग होना, क्योंकि उसके पहले भी वहाँ कई लोग जाते आते रहे, बैडमिंटन कोर्ट भी रहा है, खेलने के लिए कोई गए होंगे, क्योंकि सभी की जान पहचान तो रहती है। तो ऐसे में उन्हें इस बात की शंका हुई कि आखिर इस सेप्टिक टैंक के ऊपर फिर से फ्लोरिंग करने का क्या औचित्य है। तो उसको लेकर जब पूछा गया तो बताया गया कि बाथरूम में फिर से रेनोवेशन का कार्य जारी होने बताया। सुरेश चंद्राकर से रितेश चंद्राकर के संबंध में पूछे जाने पर उसने 2 सालों से बातचीत बंद होना बताया, और साथ ही रात में ही पुलिस टीम के द्वारा संदेही रितेश चंद्राकर व अन्य संदेहियों तथा गुमशुदा मुकेश चंद्राकर के सीडीआर डिटेल हेतु साइबर सेल के माध्यम से प्रतिवेदन भेज दिया। रितेश के पता तलाश हेतु हाईवे के अलग अलग स्थानों में लगे टोल प्लाजा में रात के से ही सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए। रितेश दिनांक 2 जनवरी 2025 की सुबह 8:20 पर सुबह कोंडागांव के टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में थार वाहन जिसका क्रमांक CG040001 में क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। अनुमान के आधार पर एयरपोर्ट रायपुर के फुटेज दिखवाए गए, जहां पार्किंग पर उक्त वाहन शाम के समय दिखाई दी। एयरपोर्ट से उस समय की फ्लाइट के आने जाने के डिटेल लिए गए, जिसमें जांच पर दिनांक 2 जनवरी 2025 को सुबह ही रितेश के द्वारा रायपुर से दिल्ली के टिकट ऑनलाइन बुक करना पाया गया। दिनांक 2 जनवरी 2025 की सुबह ही टिकट बुक किए जाने से पुलिस का संदेह उस पर और गहरा गया। उक्त सभी सर्च ऑपरेशन पुलिस टीम के द्वारा गठित कर पुलिस टीम के द्वारा 2 जनवरी 2025 से 3 जनवरी 2025 की दरमियानी रात में ही किया गया। इसके अलावा एक टेक्निकल टीम गुमशुदा मुकेश के घर के आसपास की सीसीटीवी कैमरों को, जो 4 जगहों पर कैमरे लगे हुए थे और घर से काफी दूर थे, उन्हें खंगाला गया। रात्रि का समय होने के कारण समय निश्चित पता नहीं होने से तथा किस वाहन से मुकेश घर से गया होगा क्लियर नहीं होने से कुछ भी जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई, और वहां कार्रवाइयां भी गुम इंसान रिपोर्ट आने के तुरंत बाद 2 जनवरी से 3 जनवरी की दरमियानी रात को ही की गई। पुलिस अधीक्षक जो नवनिर्मित कैंप से वापस आकर गुम इंसान दर्ज कराते समय ही सूचक व अन्य पत्रकार साथियों से स्वयं पूछताछ कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे तथा खुद भी पुलिस टीम के साथ सर्चिंग में लगे हुए थे। वह पुलिस की सभी कार्रवाइयों को खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो दिशा निर्देश दे रहे थे। रात्रि करीब 3 से 4 बजे के बीच पुलिस को गुमशुदा मुकेश के व संदेही रितेश व अन्य कुछ और सीडीआर डिटेल्स मिल पाए, जिनका अध्ययन करने पर मुकेश के आखिरी कॉल के ऊपर 2 कॉल रितेश से ही हुए थे। मतलब आखिरी फोन जो बातचीत हुई वो रितेश और मुकेश के साथ ही हुई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सीडीआर एनालिसिस के दौरान पुलिस को दिए जो विवेचना है, उसके आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि रितेश और मुकेश की गुमशुदगी से प्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई संबंध अवश्य है। ये क्लियर हो गया था कि आखिरी बार उसकी बात मुकेश की रितेश से हुई, उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया। मतलब कहीं ना कहीं संदेह रितेश तक जा ही रहा था। और इसके पहले युकेश और उनके अन्य साथी बता भी रहे थे कि 2-4 दिन पहले जो रिपोर्ट थे चलाई गई थी एनडीटीवी में, उस रिपोर्ट में सुरेश के खिलाफ रिपोर्ट चलाई गई उसके सड़क निर्माण की, और उस पर सरकार ने जांच भी बैठा दी गई। अमूमन ऐसा होता नहीं है बस्तर में आप बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार भी अगर आप उजागर करते हैं तो 2-4 दिन चर्चाओं में रहता है, और चौथे और 5वें दिन उस पर से धूल जमने लग जाती है, उस चर्चा पर से भी, और उस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
ये इत्तेफाक था कि उस सड़क पर रिपोर्ट तो तैयार की गई जिसमें मुकेश और नीलेश त्रिपाठी थे, और रिपोर्ट तैयार होने के तत्काल बाद इसे सरकार ने संज्ञान में लिया और 4 सदस्यीय टीम का गठन किया कि उस सड़क की विधिवत जांच कराई जाए। फिर इसमें लिखा है इस प्रेस नोट में कि पुलिस इन बातों का भी पता लगा रही थी कि मुकेश की गुमशुदगी में रितेश के अलावा और किन की संलिप्तता है। पुलिस को तकनीकी व व्यक्तियों से मिली सूचना के आधार पर दिनांक 1 जनवरी 2025 से 2 जनवरी 2025 की दरमियानी रात रितेश चंद्राकर का भाई दिनेश चंद्राकर भी रहने की सूचना मिलने पर उसकी पता तलाशी में पुलिस लग गई, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। दिनांक 3 जनवरी को सुबह दिनेश चंद्राकर का पता चला कि वह जिला अस्पताल बीजापुर में है। फिर उसे ढूंढना शुरू किया गया। इस दौरान रितेश का पता चला कि वो रायपुर की ओर उसकी रितेश की जानकारी लेने के लिए रायपुर की ओर टीम निकल चुकी थी। एक टीम लगभग 12 बजे के आसपास 3 जनवरी को सुबह दिनेश चंद्राकर जिला अस्पताल में एडमिट हुआ मिला, जिसका इलाज चल रहा था, और उसे तत्काल हिरासत में लेकर डॉक्टरों से अनुमति लेकर उसकी पूछताछ शुरू की गई। दिनेश ने पहले तो कुछ भी जानकारी नहीं होना बता रहा था, पर उसे जब सख्ती से क्रॉस करने पर और सीडीआर के आधार पर व लोकेशन के आधार पर पूछताछ किया गया और 3 घंटे की विस्तृत पूछताछ की गई, तो उसके उपरांत घटना के बारे में उसने बताया कि उसका भाई रितेश और महेंद्र रामटे के गुमशुदा मुकेश की रॉड मारकर हत्या कर दी है। उसके बाद दिनेश ने घटना में प्रयुक्त रॉड और कपड़े, मोबाइल वगैरह ठिकाने लगाने में व घटनास्थल को साफ करने तथा टंकी में शव डालकर फ्लोरिंग करने में मदद करने तक की बात करते हुए, परंतु पूरी बात न बताते हुए, कुछ छुपाते हुए घटना के संबंध में उक्त जानकारी दिया। मतलब बहुत उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, क्रॉस किया गया, तो वो हल्की फुल्की जानकारी देके ये मान लिया कि उसके भाई रितेश और महेंद्र रामटेके ने रॉड मारकर हत्या की है और उसने पूरे साक्ष्य छुपाने में उनकी मदद भी की है। पुलिस ने महेंद्र रामटेके, जिसकी जानकारी अब तक नहीं थी, उसे हिरासत में लेने के लिए लग गई और इस दौरान उसे नए बस स्टैंड के पास से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। संपूर्ण हालात में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए टीम द्वारा चूंकि शव उत्खनन की कार्रवाई की जानी थी, इस हेतु विधिवत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की प्रतिवेदन देकर उपस्थित रहने हेतु व नगर पालिका के कर्मियों व एफएसएल टीम की उपस्थिति तय कर चट्टानपारा स्थित बाड़ा के सेप्टिक टैंक की खुदाई की गई। करीब 5 बजे के आसपास दिनांक 3 जनवरी को सेप्टिक टैंक का ढक्कन हटाकर वहां पर टॉर्च मारकर देखने पर एक शव उफला हुआ पुरुष का दिखाई दिया। घटनास्थल पर काफी भीड़ हो चुकी थी, जिसे संरक्षित करने के लिए पर्याप्त बल लगाकर एरिया सील किया गया। पहचान कराए जाने पर शव की पहचान गुमशुदा मुकेश चंद्राकर के रूप में की गई। शव का विधिवत पंचनामा, घटनास्थल का फॉरेंसिक निरीक्षण करने उपरांत शव को मरचूरी रवाना किया गया। शव बरामद होने के पूर्व ही घटना में शामिल दोनों आरोपी दिनेश व महेंद्र रामटेके को पुलिस ने धर दबोचा था। विस्तृत पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मुकेश चंद्राकर इनका रिश्तेदार था, एनडीटीवी का पत्रकार था और इनके ठेका कार्य के विरुद्ध ही न्यूज लगा रहा था, जिससे इनके ठेके कार्य का जांच शुरू हो गई और इस बात से नाराज होकर सुरेश चंद्राकर के साथ मिलकर, सुरेश चंद्राकर जो मेन ठेकेदार है, उसके साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची, जिसे दिनांक 1 जनवरी को रितेश चंद्राकर व महेंद्र रामटेके को इनका सुपरवाइजर है, इन्होंने मिलकर बाड़े के कमरा नंबर 11 में अंजाम दिया। दिनेश चंद्राकर ने घटना के बाद रात में ही आकर साक्ष्य छुपाने और इनको फरार करने में सुरेश चंद्राकर की पूर्व नियोजित योजना के मुताबिक मदद किया। मतलब ये बात पहले से प्लान थी। मैंने आपको उस घटना स्थल पे जाकर जो बात बताई थी कि ये प्लान पहले से कर लिया गया था और उसको मारने के लिए 3-4 दिन पहले से ही प्लान था, उसका जिक्र भी है। इस प्रेस नोट को मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे थे कि उसको मार दें। जब नहीं हो पाया तब 1 तारीख को इस तरह से मारे और ये प्लान था कि जब मारा जाएगा तब रितेश, दिनेश और सुरेश वहाँ बीजापुर से बाहर रहेंगे और रितेश चूंकि बाहर ही रहता है तो वो मार के फिर दिल्ली चला जाएगा, जिससे किसी को शक न हो। तो उसी तरह से मदद किया। सुरेश चंद्रकार स्वयं को घटना के समय बाहर रखने की योजना बना रखा था ताकि उस पर संदेह न हो। प्रेस नोट में भी लिखा है, देखिए आप। पुलिस ने मामले में बिना देर किए मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर लिया, जिसकी विवेचना के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों दिनेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेके को बीजापुर से, रितेश चंद्रकार को रायपुर एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ करने उपरांत घटना में प्रयुक्त वाहन, मिक्सर मशीन जिससे वो ढलाई किया गया था और भागने में उपयोग लाए वाहन, घटना में प्रयुक्त आला जरब लोहे एवं भौतिक साक्ष्यों को बरामद कर लिया। घटना में प्रयुक्त लोहे की राड व घटना से संबंधित अन्य भौतिक साक्ष्यों को इन्होंने
नेलस नार नदी के किनारे झाड़ियों में छुपा रखा था। दूर सोचिए, नेलस नार तक ले जाकर फेंके थे, जब आप बीजापुर से जगदलपुर की तरफ आएंगे तब। आरोपी रितेश चंद्राकर, महेंद्र राम टेके तथा दिनेश चंद्रकार द्वारा साजिश के तहत मुकेश चंद्रकार के दोनों मोबाइल को तुमनार नदी के पास चालू हालत में रखकर, ताकि पुलिस की जांच और पड़ताल में पुलिस को उनकी जो आखिरी लोकेशन है तुमनार नदी की ओर दिखाई दे, वहां जाकर पत्थरों से मोबाइल को चकनाचूर कर नदी में फेंक दिए, जिसे अब तक बरामद नहीं किया जा सका है, लेकिन गोताखोर अभी भी तलाश कर रहे हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से 3 दिन का पुलिस रिमांड दिनांक 8 जनवरी तक लिया गया। दिनांक 3 जनवरी को सुबह सुरेश चंद्राकर का पता करने पर पता चला कि वह बीजापुर से इनोवा वाहन से कहीं बाहर चला गया, जिसकी पृथक से गिरफ्तारी करने के लिए 4 टीम बनाई गई। चारों टीम 48 घंटे तक लगातार बाहर रहकर सर्च ऑपरेशन किए और 5 जनवरी को देर रात सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जा सका, जिसे 6 जनवरी को पुलिस गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त की। सुरेश चंद्राकर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मुकेश उसका रिश्तेदार लगता है, उसके बाद भी अपने चैनल में उनके खिलाफ न्यूज लगा रहा था, इससे इनकी जांच शुरू हो जाने का कारण बताया। एसआईटी टीम द्वारा सभी गिरफ्तार चारों आरोपियों को अलग अलग रखकर 2 दिन 2 रात उनके मोबाइल खंगालकर व सीडीआर के आधार पर इंट्रोगेशन किया, जिससे बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य घटना से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें विवेचना में लिया गया है एवं पृथक से जांच की जा रही है। विवेचना के दौरान एसआईटी टीम ने घटनास्थल का 2 बार रिक्रिएशन आरोपियों से करवाया। एफएलएस टीम जगदलपुर से पृथक से रूम नंबर 11 एवं अन्य संबंधित स्थानों का सूक्ष्म निरीक्षण करवाया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। घटनास्थल अब भी सील रखा गया है, हर पहलुओं पर बारीकी से विवेचना की जा रही है। एसआईटी टीम ने सभी पूछताछ, तफ्तीश, जब्ती कार्रवाइयों की वीडियोग्राफी भी करवाई है और उन्हें विधिवत साक्ष्य के रूप में लिया भी है। विवेचना के दौरान पुलिस ने 50 से अधिक संबंधित लोगों से पूछताछ किया, जिससे भी पुलिस को और अधिक अति महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। उनका भी विधिवत संग्रहण केस डायरी में एसआईटी टीम के द्वारा किया गया है। सभी आरोपीगण के मोबाइल नंबर में बहुत से डाटा डिलीट मिले हैं, जिनका लैब से परीक्षण करवाया जा रहा है। घटनास्थल से जब्त साक्ष्य व आरोपियों द्वारा बरामद गए आला, जरब, कपड़े व अन्य साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। सुरेश चंद्रकार व उससे जुड़े उसके संबंधियों के संपत्ति की विस्तृत जानकारी ली जा रही है। बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश चंद्रकार ने अपने बैंक खाते से 27/12/2024 मतलब घटना के 4 दिन पूर्व एक बड़ी रकम निकाला, जिसके संदर्भ में एसआईटी द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस की अब तक विवेचना के मुताबिक मुकेश चंद्राकर की हत्या की साजिश सुरेश चंद्राकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 4-5 दिन पहले ही बना ली थी। मैंने पहले ही बताया था, घटना की साजिश पहले ही कर ली गई थी और कैसे अलग अलग स्थानों पर मारने की कोशिश की गई और सफल नहीं हो पाए थे। एसआईटी टीम द्वारा हर सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है। विवेचना के दौरान पुलिस के मुताबिक मुकेश चंद्राकर की हत्या रितेश और राम टेके ने रात 8 से 10 बजे के बीच 1 जनवरी को ही कर दी गई होगी। सभी 4 आरोपियों को जिला जेल दाखिल करवाया गया है। अभी उनका न्यायिक रिमांड 15 दिन का लिया गया है। पुलिस टीम ने इस प्रकरण में आरोपियों की धरपकड़ और विवेचना के लिए आधुनिक तकनीक एआई और OSINT टूल्स का भी उपयोग किया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों से करीब 4 4 व्हीलर मिक्सचर मशीन जब्त किया है और साथ ही 100 से अधिक सीडीआर लेकर उनका एनालिसिस किया है। एसआईटी टीम द्वारा प्रकरण में विधि अनुसार साक्ष्य संग्रहित कर हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं पर जांच की जा रही है। उक्त मामले में महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा पुलिस की भी आरोपियों को पकड़ने में मदद ली गई है तथा राज्य एवं संभाग स्तरीय सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संपूर्ण मामले की जांच विवेचना में दिशा निर्देश में लिया जा रहा है। 6 पन्ने का ये प्रेस नोट है, 51 बिंदु हैं इसमें और 51 बिंदुओं को मैंने सिलसिलेवार पढ़ा आपके सामने, ताकि आपको पता चल पाए कि एसआईटी टीम अब तक क्या जांच कर चुकी है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये भी बता रही है कि बहुत सारे पूछताछ में बहुत सारे और भी साक्ष्य उन्हें मिले हैं और फिलहाल चारों आरोपी जेल में हैं। और जिस तरह से बारीकी से एसआईटी टीम ने जांच करके प्रेस नोट जारी किया है, हम ये उम्मीद करते हैं कि उन चारों आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिल सके। हमें ये देखना होगा कि क्या न्याय पैसे के ऊपर है या पैसा न्याय के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि करोड़पति ठेकेदार हैं, अरबपति ठेकेदार हैं। आप देखना
जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये लोग मामले को कमजोर करते जाएंगे और आखिर में कहीं ऐसा ना हो, ऐसा लोगों का अंदेशा है, ऐसा ना हो कि केवल राम टेके को आरोपी बना के ये तीनों काफी सफाई से बाहर आ जाएं। लेकिन जिस तरह से एसआईटी टीम ने बहुत बारीकी से पहलुओं की जांच की है और अब तक जो उन्होंने 51 बिंदुओं में अपनी रिपोर्ट, अपने प्रेस नोट ब्रीफ दिए हैं, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि एसआईटी टीम कर क्या रही है, ताकि लोग उनकी जांच पर किसी तरह के से संदेह ना कर पाएं, उंगली ना उठा पाएं। इसलिए इस प्रेस नोट को मयंक गुर्जर जो कि आईपीएस हैं, यंग आईपीएस हैं, और मुझे लगता है कि हमारे साथी बता रहे थे कि उन्होंने इसे एक टास्क के तौर पर लिया है। वो चाहते हैं कि एक बड़ा मामला है और इस पर किसी तरह का संदेह ना उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने ये प्रेस नोट भी मुझे लगता है जारी किया है कि हर कोई बिंदुवार तरीके से समझे कि हत्या हुई कैसे। और आखिर में वही बात जो मैंने पहले ही बताया था उस वीडियो में कि उस रिपोर्ट से कितना बौखला गया था सुरेश चंद्रकार कि केवल 100-120 करोड़ तक की सड़क और उस पर जांच बढ़ जाना तो बड़ा नुकसान सह नहीं पाया और पहले से उनके द्वारा प्लानिंग किया गया। और उन्हें नागवार ये बात और नहीं गुजरी कि मुकेश तो उनका रिश्तेदार था, उसके बावजूद उनके खिलाफ कैसे खबर चला सकता था। लेकिन जो भी हो, आप सोचिए वो बस्तर जहां के पत्रकारों को पूरा देश ये सोचता है कि उन्हें माओवादियों से खतरा है, अब आप सोचिए कि बस्तर के उन पत्रकारों को माओवादियों से नहीं, ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों से खतरा है। करोड़ों रुपए बस्तर में आते हैं बस्तर के विकास के लिए, और अगर आप काम ना करें और पत्रकार उस बात को आपके सामने लाए तो आप उसकी हत्या करके सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं। इस तरह की विभत्स घटना को आप अंजाम देते हैं और उससे प्लानिंग करके। पहले मुझे लगा कि आवेश में आकर यह घटना की गई होगी और जब अचानक ये घटना हो गई तो उसे छुपाने के लिए इस तरह के कृत्य कारित किए गए होंगे। लेकिन आप सोचिए 4 से 5 दिन पहले है ये पूरी प्लानिंग कर ली गई होगी। प्लानिंग ए, प्लानिंग बी, प्लानिंग सी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे, वैसे नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे। ए बी अगर फेल हो गए तो प्लानिंग सी जो और ज्यादा विभत्स थी। बताया जा रहा है कि आपने बहुत सारे अखबार में और पन्नों में, हालांकि मेरा मन नहीं किया उस पर ज्यादा विधिवत बात करूं कि किस तरह से कितनी निर्ममता से उनकी हत्या की गई, लेकिन जिस तरह से मारा गया है, सिर के मैं उनकी तस्वीर देख रहा था, जैसे उनके माथे पे जो रॉड के निशान है उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जो पहला रॉड मुझे लगता है उनके माथे पे मारा गया, उसके बाद बताते हैं कि उनके यहाँ की हड्डी भी शायद टूटी है, और संभवतः ये माना जा रहा है जब दूसरा रॉड मारने की कोशिश की गई और वो इतना पतला दुबला लड़का, मतलब अपने आप को बचाने के लिए जब ऐसा किया होगा, आप सोचो। मतलब मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैं सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है। ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के, वो भी उनके रिश्तेदार हैं। ये पूरा मामला है और ये पूरी जानकारी है। ये एसआईटी की टीम ने जो जानकारी अब तक प्रोवाइड करवाई है, मुझे लगा आप तक पहुंचाऊं, इसलिए वीडियो को तैयार की है। अगर आपको लगे कि मुकेश से जुड़ा यह हत्या के मामले की जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि कहीं से भी किसी भी बिंदु पर इस पर कोई भी लापरवाही ना बरती जा सके, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसलिए नहीं शेयर कीजिएगा कि इसमें ज्यादा लोग देखें, इसलिए शेयर कीजिएगा कि ज्यादा लोग तक पहुंचे। हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए कि देश का हर आखिरी आदमी को ये जानकारी है कि जांच कैसी हो रही है। शेयर कीजिएगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है।